स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर हमने आपको पार्टनरशिप डीड पढ़ाया, उसके कंटेंट शुरू किए थे हमने, राइट। अब कंटेंट यानी क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, और पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है कि बाद में टेंशन वाला काम चाहिए नहीं। दुकानदारी जो बनेगी करेंगे, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होगी, वो एज पर पार्टनरशिप डीड के मुताबिक होती है, बराबर कि नहीं। पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप फॉर्म चलती है डीड के भरोसे है। अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि पार्टनर पर्सनल सैलरी भी लेता है कभी कभी फॉर्म से, हमने कल एक केस देखी, बराबर कि नहीं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया ऑन द अदर एंड, एक मिनट कुछ टेक्निकल इशू है। ऑन द अदर एंड पार्टनर कभी कभी क्या होता है, फर्म से कमीशन भी लेता है। क्या लेता है? कमीशन। अब वो कमीशन कैसे लेता है वो अभी अपना एग्जांपल समझते हैं। हाँ वो सर्विस बैच में ये पार्टनर सर ये कमीशन क्यों लेगा, ये तो प्रॉफिट लेगा ना, ओनर है। तो कभी कभी क्या होता है, ये कमीशन भी चार्ज करता है। एग्जांपल दूं कैसे, देखो सपोज फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सार्थक, निखिल और आवेश, इन तीनों ने कल पार्टनरशिप में दुकान खोली। अब बताओ इनकी दुकान को हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा मालक है, बराबर कि नहीं। और जिस दुकान के अंदर 2 और 2 से ज्यादा ओनर होते हैं वो फर्म को हम पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं, और वो चलेगी एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या हुआ, आवेश ने जैसे कि डिमांड की कि मुझे सैलरी चाहिए, क्या चाहिए? सैलरी। अब निखिल और सार्थक, अब हुआ यहाँ पे क्या, देखो ध्यान दो। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनकी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अलग भी एक फर्म चल रही थी, है ना, वेल एस्टेब्लिश फर्म थी। ये पार्टनरशिप में तो उन्होंने ऐसे ही टाइम पास के लिए, भाई ठीक है साइड बिजनेस है, वो हिसाब से शुरू किया। इनकी सेम टाइप की बिजनेस थी, क्या थी, जो मेडिकल की दुकान अभी खोल के बैठे उन्होंने पार्टनरशिप में, वही मेडिकल की दुकान उनकी सोल ट्रेडिंग में अलग से भी एक चल रही थी, बराबर कि नहीं, उस टाइप पे गुड्स खींच। अब क्या हुआ, अब सार्थक को एक बड़ा कंसाइनमेंट आया हुआ है, कंसाइनमेंट का मतलब ऑर्डर आया हुआ है, बड़ा ऑर्डर काय का, एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुल रहा था, उसकी पूरी दवाइयां मेडिसिन जो है वो सार्थक को ऑर्डर आया हुआ है कि हमको आप पहुंचाओ। सार्थक ने कोटेशन दिया होगा, टेंडर उसका पास हो गया। अब टेंडर का मतलब कोटेशन, कोटेशन कोटेशन यानी एस्टिमेटेड वैल्यू हमको देनी पड़ती। पहले कोई भी चीज लेने आने के पहले आप दुकानदार से कोटेशन मांगते हो, क्या मांगते हो, यानी भाई कितने का भाव पड़ेगा, कितना आएगा, मेरे को दे, पहले कोटेशन दे। वो उसको बोलते हैं टेंडर। क्या बोलते हैं उसको? टेंडर। वो पहले सबमिट करना पड़ता है और फिर बड़ा कंसाइनमेंट हाथ में आता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे मिलते हैं। सुनो अब वो एग्जाम्पल आगे बताऊंगा, वो कॉस्टिंग का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सार्थक को बहुत बड़ा एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का ऑर्डर आया हुआ है, पूरे हॉस्पिटल में दवाइयाँ इनका सप्लाई करना है, कम से कम 10 लाख का ऑर्डर है। अब सार्थक चाहे तो वो अपनी सोल ट्रेडिंग कंसर्न से भी माल सप्लाई कर सकता है। पूछो क्यों? सोल ट्रेडिंग कंसर्न से करेगा तो पूरा माल डब्बे में, अरे पूरा प्रॉफिट डब्बे में ना, लेकिन पार्टनरशिप से करेगा तो उसको प्रॉफिट लॉस शेयर करना पड़ेगा ना। पूछो क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो तीनों का हिस्सा होगा, पार्टनर्स का, बराबर कि नहीं। मेरी बात क्या सभी को समझ में आ रहा है? अब यहां पे हुआ इस तरीके से, सार्थक ने पहले ट्राई किया, सार्थक ने बोला यार चलो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, उनको बिना बताए वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न से माल निकाल रहा था, अपनी पर्सनल दुकान से पूरा, क्योंकि ऑर्डर उसको आया हुआ है, वो लायबल है, लेने के हकदार है वो, बराबर कि नहीं। लेकिन उसने क्या किया, उसके सीए ने उसको मना कर दिया, बोला तेरा सोल ट्रेडिंग कंसर्न का टर्नओवर ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है, तेरा टैक्स स्लैब चेंज होगा। टैक्स स्लैब मैंने आपको बताया ना, एक लेवल से एक इनकम ऊपर आपने अर्न किया तो आपका टैक्स परसेंटेज भी चेंज होते जाते हैं। मैं कौन सी टैक्स की बात कर रहा हूँ? इन डायरेक्ट टैक्स की, इन शॉर्ट इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है ना,
अब क्यों पूछो, क्योंकि उसका ये साल का सार्थक का सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो फर्म चला था अकेला, वो बहुत बड़ा हुआ था एक्चुअली, तो और बढ़ेगा तो उसका सीए बोला कि तेरा टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा, यानी तेरा जो 10% का रेशो आया था वो 20% में जाएगा ये अमाउंट की वजह से, तो वो अपनी इनकम के ऊपर 20% टैक्स देना पड़ेगा, अज्यूम करो ऐसे। तो फिर उसने बोला करूँ क्या, तो उसके सार्थक के सीए ने बोला उसको कि काम करिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म वाला जो ना उसका टर्नओवर कम दिख रहा है, आप उसमें से ये ऑर्डर पास कीजिए ना, उसमें से सेल दिखाइए, यानी वो सेल वहां से सेल करवाइए उसको। अब बोला फिर वो तो मेरे प्रॉफिट पूरा हिस्से में, मेरे हिस्से में नहीं आएगा, वो तो शेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें से प्रॉफिट जो होगा वो तो तीनों पार्टनर जाएंगे ना, बराबर कि नहीं, ठीक है आवेश। तो उसने सीए ने बोला एक काम कीजिए, आप पार्टनर से बात कीजिए, उनको बोलो मैं आपको बड़ा ऑर्डर देता, मैं कमीशन दो इस पे, यानी प्रॉफिट तो मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, कमीशन दो मेरे को। तो सार्थक ने सीए पार्टनर मानेंगे, बोला उनको मानना ही पड़ेगा। पूछो क्यों, इतना बड़ा ऑर्डर आया हुआ है हाथ में, घर आई लक्ष्मी को कौन टुकड़ाएगा, बराबर कि नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, उन्होंने बाकी रिमेनिंग पार्टनर निखिल और आवेश से बात किया कि देखो मेरे पास एक 10 लाख का ऑर्डर आया हुआ है, 10 लाख का सेल होगा, तो आप बोलो तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न निकालूं अपने, या तो मैं पार्टनरशिप फर्म जो मैंने बनाया हुआ है इसमें से सेल कराऊं, बोलो। तो उन्होंने बोला सर इसमें से कराना, वैसे भी इसका सेल कम है हमारा नया दुकान का, तो इसमें से पार्टनरशिप में करवा, पार्टनरशिप से सेल करवा। तो उन्होंने क्या किया, मैडम मेरी मोबाइल, हाँ कहाँ गया, हाँ तो कहाँ थे हम पिक्चर, तो फिर मोबाइल फोन दो, ठीक है। अब हुआ यहां पे इस तरीके से, सार्थक ने बोल दिया कि ठीक है मैं ये पार्टनरशिप फर्म जो हमने बनाई अपन ने, इसमें से मैं लगे तो इसका सेल कराता हूं, लेकिन मुझे 10% कमीशन दूंगी क्या, 10 लाख का 10% कितना होता बताओ, 1 लाख, जान दो 10% बोलो क्या, 1% कमीशन दूंगी क्या, बोलो ये वाले सेल पर, तो मतलब ठीक है डन। तो अब क्या होगा, अब पार्टनर सार्थक फर्म से प्रॉफिट भी ले रहा है और वो 1% कमीशन भी ले रहा है सेल के ऊपर। तो इस तरीके से पार्टनर चाहे तो इंटाइटल हो सकता है कोई तो भी कमीशन पे, कौन सी केसेस पे, ऐसी वाली केसेस जहां पे उसका ऑप्शन था अपनी दुकान से सोल ट्रेडिंग कंसर्न से सेल करने का, लेकिन उसने क्या किया, पार्टनरशिप से सेल दिखाया, क्योंकि उसको कमीशन मिल रही थी, तो जाके उसका बेनिफिट हुआ है, नहीं उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए ना भैया, तभी तो मैं अपनी पर्सनल दुकान छोड़ के मैं तुम्हारी दुकान है ना, हम सबकी दुकान से निकाल रहा हूँ। अब पार्टनरशिप से सेल करेंगे तो प्रॉफिट लॉस सब में बटेगा, लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न से सेल करता था तो पूरा प्रॉफिट कहाँ जाता था, सोल ट्रेडर यानी उसके जेब में। समझा आपको क्लियर। तो ऐसे कंडीशन भी कभी कभी आती है जहां पे पार्टनर्स फर्म से कमीशन भी चार्ज लेते हैं। मेरी बात होपफुली आप समझ गए होंगे। समझा कुछ क्वेरी इसमें। तो ऐसे आप पार्टनरशिप डीड में जो भी आप ले रहे हो ये सब पहले ही शर्तें लिखी जाती है। ओके क्लियर। और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी यहां पे लिखना पड़ता है। अब बताओ यहाँ पे, अच्छा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करूं मैं, सुनो। तो पार्टनरशिप मैंने आपको 6 पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई, कौन कौन सी, पार्टनरशिप एंड विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, अनरजिस्टर्ड और जनरल और लिमिटेड। 6 पढ़ाई ना, हाँ 6 पढ़ाई ना। हर्ष कुछ बोलना चाहते हो आप? 8 बोले थे नहीं, पार्टनरशिप ओके। हाँ अब मेरी बात सुनो। अब जो मैंने 3-6 क्राइटेरिया आपके सामने लाई बच्चा लोग, कौन सी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की, इसमें से हर एक में एक एक लेना पड़ेगा अपने को। अब तो हर एक में यानी क्या, सुनो, अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं, टाइम या पर्पस, तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट होगी। अगर मैं लायबिलिटी के बारे में बात करूं तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट होगी। और अगर मैं रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बात करूं तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट होगी, यानी तीनों में से एक एक सिलेक्ट करना ही पड़ेगा कंपलसरी। क्राइटेरिया में क्या है ये, अरे अलग अलग फीचर दिए ना उसको,
जैसे एग्जाम्पल अभी मैं अगर बात करूं मैं पार्टनरशिप के टाइम या पर्पस की, तो अगर टाइम या पर्पस फिक्स है तो बनेगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यहाँ टाइम और फिक्स नहीं है तो बनेगी पार्टनरशिप एट विल। क्या बनेगी वो? तो दोनों में से एक सिलेक्ट किया हमने, ये यहाँ तो ये। फिर अगर मैं बात करूं लायबिलिटी की, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी बनेगी, लिमिटेड या अनलिमिटेड? तो अगर अनलिमिटेड जनरल पार्टनर्स कहलाएंगे, और अगर लिमिटेड रहेंगी तो लिमिटेड पार्टनरशिप कहलाएंगे, बराबर कि नहीं? और अगर मैं तीसरी क्राइटेरिया बात करूं रजिस्टर्ड की, तो अगर रजिस्ट्रेशन किया पार्टनरशिप एक्ट के अंदर तो कहलाएंगी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, और अगर नहीं किया है तो कहलाएगी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। महाराष्ट्र के अंदर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। समझा आपको? यानी क्या सीखा कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में इन तीनों में से एक एक क्राइटेरिया कंपलसरी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन टाइप ऑफ पार्टनर में ऐसा नहीं, कोई बन सकते, कोई भी एक पार्टनर एक ही टाइटल रोल प्ले करेगा। समझा आपको? क्लियर? पक्का? कोई डाउट नहीं इसमें? तो ये थे पार्टनरशिप का पूरा सिलसिला जो मैंने आपने 2-3 दिन से लिया आपका। यानी ऐसे भी टाइप की बिजनेसेस इंडिया के अंदर चलती है, चाहे वो इंडस्ट्री करे चाहे वो कॉमर्स करे। समझा आपको? क्लियर? जो प्राइवेट इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल चलाते हैं का आम जनता द्वारा चलाया गया दुकान, इसलिए आता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अच्छा, एक और बात सुनिए, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नया कंसेप्ट है आज, वो लेते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सुन लीजिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो। पूछो क्यों? इसके ऊपर आपका अकाउंटिंग का पार्ट जुड़ा हुआ है। अब देखिए, आज यहां पे एट लास्ट मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने के बाद डायरेक्ट आपसे वाइवा लूंगा, और अगर जिसको नहीं आया होगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं जब अपनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं ना तो मैं उतना एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि तुम भी उतना मेरे को रिटर्न भी शिद्दत से दो। समझा आपको? ये इतना बड़ा सर्कस ऐसे ही नहीं चल रहा। अगर मेरे यहाँ पे वही बच्चा टिकेगा जो अटेंटिव है, टाइम पास करने के लिए आया हो, तो यही प्लेटफॉर्म तुम्हारा गलत है बेटा, तुमको कोई रॉन्ग एडवाइस दिया किसने, तो भी यहां तुमको पढ़ाई करना है बस, देयर इज नो ऑप्शन। अब सुनो, व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? सुन लीजिए, पहले कुछ इंग्लिश में बोलता हूं और फिर उसको हिंदी में समझा के देता हूं, और फिर इसको एग्जाम्पल लेके यहां पे समझाएंगे, और इसका अकाउंटिंग पार्ट 12th में करेंगे। यानी आप पढ़ रहे हो एसपी में, लेकिन अकाउंटिंग करोगे इसका अकाउंटिंग के अंदर, तो इसलिए ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, मैं बोलता हूँ। और इसलिए मैंने तीनों स्ट्रीम अपने पास रखी, एसपी, ओसीएम, अकाउंट्स, ठीक है? और जिनका एसपी हो गया होगा ना, तो उनसे पूछना व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपको किसने बताया नहीं क्या कि सर 11 में ही बहुत कुछ पढ़ा लेते, 12th में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं बताया ऐसे? क्या यार, बता नहीं बटे, बोला होगा ना भाई 11 में ध्यान देना सर के यहाँ पे, किससे पूछ के आए होंगे, सीनियर से, उन्होंने बोला होगा ना सर 11 में पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, चलो एक्टिव पार्टनर, बेटा जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप के अंदर आप कैपिटल लगाओ। इफ यू हैव एबल टू टेक अ मैनेजमेंट of whole entire of the business, so you are eligible to make as a partner. स्लीपिंग हाँ बन सकते हैं, या वो भी एक्टिवली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डिपेंड करता है उनके नेचर के ऊपर। एम्प्लॉय फिक्स मंथली सैलरी लेता है, और पार्टनर जो है ओनर होता है फर्म का, वो प्रॉफिट और लॉस लेता है। एम्प्लॉय क्यों? एम्प्लॉय में एक लिमिटेशन मिलता है। अब आप बताओ, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, मेरे पास जब मैं कोचिंग क्लास बना था ना, आए मेरे पास 50 लाख रुपए सेविंग्स थी, 50 lakhs। तो आई हैव ऑप्शन, आइदर LRT में 50 लाख रुपए दो, डोनेशन दो, और जिंदगी मजानू लाइफ, और दूसरा ऑप्शन था कि मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयड करूं, यानी कुछ अपना कोचिंग क्लास खोल के मैं अपने आप को अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करूं। तो मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन, क्यों?
क्योंकि यहाँ मेरी क्रिएटिविटी कोई दबाने वाला नहीं है, यहाँ मुझे आलसी बनाने वाला नहीं है, यहाँ मैं एफर्ट्स दूंगा तो काम होगा, वहाँ पे क्या होगा, बस जाके बैठना है। तो वहाँ पे मेरे को लगता था मेरी स्किल जो है ना दब जाएंगी, पैसा आएगा लेकिन वो जो मेरी कला है पढ़ाने की वो बैठे बैठे भूल जाऊंगा मैं, क्योंकि पढ़ाना पड़ता ही नहीं वहाँ पे। तो इस तरीके से कभी कभी जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी अच्छा होता है। तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप समझा कि आपको, तो क्योंकि यहाँ पे मेरे को रोकाने वाला कोई नहीं है, वहां मेरी फिक्स इनकम में मैं रह जाता था। समझा क्या? अब आज सैलरी जितनी कॉलेज की मिलती है उससे अच्छी मेरी इनकम है, तो मैं काहे को टेंशन लूं फिर। समझे आपको? चलो हो गया क्लियर? आ रहा है समझ को? और मैं को ऐसे मैं ना किसी के अंडर में ना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां पे क्या होता है वो क्रिएटिविटी अपन शो नहीं कर पाते, अपने अपने जो व्यूज है वो अपन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दबा देते सीनियर्स। क्यों भाई, ये मेरे से ऊपर कैसे जा सकता है, दबा इसको। और यहाँ कोई दबाने वाला नहीं मुझे, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, ग्रोथ करनी है तो एंटरप्रेन्योरशिप करो, एम्प्लॉयमेंट नहीं, यानी बिजनेस प्रोफेशन, ये सेल्फ एम्प्लॉयड करो, यानी खुद का एक स्टार्टअप करो नया। ओके चलो शुरू करूं। अब आते हैं व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सुन लीजिए, पहले इंग्लिश बताऊं, थोड़ा थोड़ा समझना तो अच्छी बात है, नहीं समझ तो भूल जाना, फिर हिंदी में। हाँ, उलझी उलझी बातें फिर सुलझा के। ध्यान दो, एनी चेंजेस इन द पार्टनरशिप डीड लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। The reason for reconstitution is admission of new partner, death of partner, retire of partner, change in the profit and loss ratio, or any other reasons. It means when the partners agreed to changes in the partnership deed and present a new agreement and registered in the Indian Partnership Act, that procedure is known as reconstitution of partnership. समझा? देखो मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था कि एक बार अग्रीमेंट जब बन जाता है, डीड, पार्टनरशिप डीड जो अपन ने देखा, सब लिखा जाता है एक बार, शर्तें, तो वो पार्टनरशिप डीड बनने के बाद उसके अंदर अब चेंजेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस पार्टनरशिप के सामने ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से उनको चेंजेस करना पड़ता है, और जब भी वो चेंजेस जब बनने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं तो वो पुराने पार्टनरशिप को हमको डिसॉल्व करना पड़ता है। यानी इसका मतलब क्या है कि वो पुरानी पार्टनरशिप तोड़कर वो एज ए नई पार्टनरशिप अभी ला रहे हैं, ऐसा इंट्रोड्यूस करके नया एग्रीमेंट बनाकर उसको रजिस्टर फिर से करना पड़ता है, और उसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है रिकंस्टिट्यूट। क्या बोलते हैं उसको हम? कंस्टिट्यूट का मतलब बनाना होता है, और रिकंस्टिट्यूट फिर से बनाना, नए सिरे से सब कुछ बनाना होता है, उसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जब भी कोई पार्टनरशिप के अंदर ऐसी कोई अवस्था आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है कि जहां पे फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़े, यानी पार्टनरशिप रिलेशन को रिकंस्टिट्यूट करना, नया रिश्ता जुड़ना पड़े, तो उसका पुराना रिश्ता पूरा हिसाब किताब मिटा के खत्म करके उसको ऐसे नए सिरे से अकाउंटिंग करके लाना पड़ता है कि बिजनेस जैसे कि आज शुरू हुआ है आज। अब सर ये रीजन जो आप बोल रहे हो, ऐसे सर्कमस्टेंसेस कौन से आते हैं? तो मैंने आपको अभी 2-3 इंग्लिश में बोले रीजन, मैं आपको बता रहा हूं। पहला रीजन है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कैसे? देखो एग्जांपल देखो, ध्यान दो। अब सपोज क्या हुआ, आवेश ने निखिल ने और सार्थक ने, इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस खोला। फर्म का नाम था नहीं, क्या बनेगा? NAS। सन ट्रेडर्स, ठीक है? सन ट्रेडर्स के नाम से एक फर्म खोला गया। ये फर्म को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलेंगे इसको हम?
अब क्या हुआ, इन्होंने एक मेडिकल की दुकान खोली और ऊपर वाले की कृपा से दुकान फल फूल रही थी अच्छी खासी। एक ब्रांच खोली गई शुरुआत में, चली, दूसरी ब्रांच भी अकोला में खुल गई और तीसरी में भी खुल गई। यानी तीनों अलग अलग ब्रांच बैठे, लेकिन तीनों का बिजनेस कंप्यूट था। क्या था? यानी प्रॉफिट लॉस पूरा टर्नओवर एक साथ रख के हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तीन ब्रांचेस खोली, देखो 3 दुकानें खोलना है, वो अलग नहीं हुआ, ओनरशिप एक ही है। तीनों में से जो भी प्रॉफिट आएगा वो पहले कंप्यूट होगा एक साथ, फिर वो बटेगा। समझा आपको क्लियर? तो 3 सिर्फ ब्रांचेस खोली, क्या किया हमने, और 3 ब्रांचेस में अलग अलग ओनर बैठे गए। पार्टनरशिप है क्या, ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है। मैंने क्या बोला, ओनरशिप ज्वाइंट है, लेकिन 3 अलग, भाई बिजनेस बढ़ रहा है तो क्या करें, एक दुकान दूसरी दुकान तीसरी दुकान खोल दी। अब क्या हुआ, उनको मूर्तिजापुर में भी अपना बिछाना है अड्डा। अकोला से अब गए मूर्तिजापुर में। उनका एक दोस्त था हर्ष, फ्रेंड। अब हर्ष रहवासी था मूर्तिजापुर का, अज्यूम करो, ओके, रेसिडेंट। अब क्या हुआ, हर्ष से एक दिन मीटिंग किया और बोला हमारे साथ, हमारा नाम बहुत फेमस है, सन ट्रेडर्स के नाम से मेडिकल बहुत एजेंसी ली है हमारी, हम नाम से अकोला में, हमारे साथ पार्टनरशिप में बनेगा? बोला बिल्कुल, चालू दुकान में कौन नहीं अपना हाथ साफ करेगा। अरे बहती गंगा में हाथ साफ होता ना। तो बताओ अभी अगर वो नया स्टार्टअप करेगा तो उसको फिर से अपनी गुडविल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मूर्तिजापुर के लोग हमारे पास आ रहे थे, इतना फेमस हो गया था, तो उसको पता था कि गुडविल अच्छी है तो क्यों ना रेडी हो जाए। तो न्यू पार्टनर को एडमिट किया गया। अब न्यू पार्टनर एडमिट करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए पूरा हिसाब किताब पहले समेटना पड़ता और फिर नए सिरे से वो नया सब कुछ लाना पड़ता है। उसकी अकाउंटिंग आपको 12th में कहाँ है उसका पूरा। हाँ, तो अब हमने हर्ष, फिर वो आए मेरे पास और बोले सर हमको अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस करो। बोला क्या चेंज करना है? बोलो बेटा, बोला मैं चेंज नहीं होऊंगा। बोला सर करो ना। बोला क्या? बोला सर वो एक न्यू पार्टनर ऐड करना है हमको। बोला नई दुकान बोल रहे हो? बोला हाँ। बोला अब न्यू पार्टनर आएगा, सब न्यू पार्टनर ना आएगा, वो कैपिटल लाएगा, नया रेशो लाएगा, सब कुछ लाना पड़ेगा ना, और सब कुछ वो अग्रीमेंट के लिए पड़ेगा। तो पुराने अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस चलते नहीं, वो अपन डिस्ट्रॉय करेंगे और नया अग्रीमेंट बना के ऐसे नए सिरे से दुकान अभी शुरू कर रहे, इस तरीके से दुकान को प्रेजेंट करेंगे। सिर्फ प्रेजेंट, लीगलिटी, दुकान असल में चालू है, क्या है वो चालू है, सिर्फ लीगल पेपर फॉर्मेट में दुकान अभी शुरू होगी न्यू वाली। समझना आपको क्लियर? फिर सन ट्रेडर्स के अंदर न्यू पार्टनर हर्ष को लाया गया। अब हर्ष जब आएगा तो वो फर्म को 2 चीजें देता है, 2 चीजें, कैपिटल और दूसरा गुडविल का पैसा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि इसने बनी बनाई रेडीमेड गुडविल वाली दुकान लिया ना, तो ये ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स से कैपिटल तो लेते हैं, साथ में गुडविल का पैसा भी लेते हैं कि भाई जो हमने तेरे को बना के नाम दिया है, यानी तू सब तेरे को बैठने का काम है, बस नाम ही हमारा काफी है। सन ट्रेडर्स दुकान का बोर्ड लग गया कि खुद ही लोग आते हैं कि वो अकोला वाला सन ट्रेडर क्या, हाँ चलो यहीं से लेते हमारी सन, काय को जाए अकोला फिर। तो इसलिए न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर्स 2 चीज लेते हैं और बदले में उसको रेशो लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशो। तो रेशो कितना आया? तो इनका रेशो आया 1। क्या आया सबका? तो अभी अब बताओ, पहले 3 हिस्से हो रहे थे, 1:1:1। अब इसको दिया तो एक 4 हिस्सा बढ़ गया ना, तब टोटल बिजनेस में से कितने होंगे? 4। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट कंप्रोमाइज क्या नहीं, सैक्रिफाइस की नहीं। तो इस तरीके से जब न्यू पार्टनर आता है तो नया अग्रीमेंट में फिर से वो चेंजेस करके नए सिरे से सबमिट करते हैं। इस कंडीशन को हम नाम देंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी नया रिश्ता बनाया। तो पहला रीजन समझा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लीड यानी स्टेज, तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर लाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझा क्लियर? हाँ, तो पहला रीजन था एडमिशन ऑफ पार्टनर। दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब क्या हुआ, ये बात थी 2010 की, दुकान चली बहुत चली, चारों ने बहुत अच्छे संभाला। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, निखिल की शादी भी हो गई, सबकी शादियां हो गई, ओके। अब इसमें सबसे सीनियर था निखिल, अज्यूम करो। अब निखिल के बच्चे बड़े हो गए तो अच्छे खासे पोस्ट पे लग गए, बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब पे लग गए, बहुत अच्छा अर्निंग पैकेज था।
रहने लगे मुंबई में और पुणे में, लेकिन अकोला में माश है और अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर रहने लगे। क्यों? बिजनेस यहाँ था इसलिए। अब क्या हुआ, निखिल की एज हो गई 50, यानी 2060 की बात हो गई, नहीं 60 नहीं, 20 का दूंगा इसमें तो 2050 नहीं, 20 साल का था निखिल जब दुकान लगाई उसने 10 में, तो और 40 साल बढ़ाया तो कितना होगा, 50 है ना, नहीं 30 साल बढ़ाया, 40 2040 की बात आई, मैं भी तब तक बूढ़ा हो चुका था, वकील में ही था उनका आज भी। ओके हाँ, तो मेरे को बोला धुंधली धुंधली आंखें थी मेरी, धुंधली धुंधली एकदम बराबर, एकदम बड़ा मोटा चश्मा लग गया था मेरे को, अभी लाया नहीं मैंने, सॉरी, अज्यूम करो, बाल को सफेद हो गए थे मेरे। ओके अबे नालायको, आम खाओ गुटिया मत गिनो, मेन मुद्दे की बात करो अभी। अब क्या हुआ, निखिल ने आखिर अपने सभी दोस्तों को बिठाया और बोला तुम्हारे साथ बिजनेस करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी लाइफ गई मेरी जवानी की तुम्हारे साथ में बिजनेस करके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है वक्त आ गया है कि अब मैं अपना बचा कुछ टाइम अपने बच्चों को दूं, है ना। और बच्चे बोल रहे हैं कि पापा हम कमा रहे हैं तो आप क्यों कमा रहे हो, छोड़ो, रिटायर हो जाओ। रुको ना भाई, तो फिर नहीं, दोनों बच्चे एक साथ रहते हैं वहां भाई। अब हुआ इस तरीके से, ए बच्चा लोग प्लीज, हुआ इस तरीके से, निखिल ने, आरुष ने बोला भाई तू बोलना कैसे था, मुद्दे की बात कर, जिन्हें बुलाया हम क्लीनर पे, कुछ मुद्दे कुछ होगा तभी बुलाया होगा ना। बोला मेरे को अब यहाँ से निकालो, बस अब मैं निकालना चाहता, रिटायरमेंट, तुम अपनी फर्म कंटिन्यू करो, ये फर्म बंद होने मत देना, बहुत अच्छा जमाया हुआ है हमने बिजनेस, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई, तुमसे मैं काफी उम्र में बड़ा था, ऐसे अज्यूम करो। तो अभी तक ये जवान थे तीनों, लेकिन निखिल अब एजेड हो गया था और 2040 में अब वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। अब बताओ क्या फिर से हमको अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा, उसका नाम डीड में से निकालना पड़ेगा, उसका रेशियो निकालना पड़ेगा, उसका जो भी हिस्सा बनता है अभी तक के बिजनेस का वो उसको हिस्सा देके उसको निकाल के अच्छे से विदा दुकान से करना पड़ेगा कि नहीं, बराबर कि नहीं। तो बताओ वो फिर मेरे पास आए, मैं एकदम बूढ़ा, आंखें धुंधली हो चुकी थी मेरी, बोलो बच्चों क्या काम है, बोला सर याद है क्या, हमने हाँ याद है, बोलो याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बोला वो आपने हमको डीड बना के दिया था, हमने हाँ याद आ गया, बोलो। बोला वो सर वो डीड के अंदर फिर चेंजेस करना है ना, बोला हाँ बोलो मैं कर दूंगा चेंजेस, बराबर कि नहीं। हाँ अरे होते हैं ना, अभी तो बोल रहा हूँ ना। तो बोला निखिल रिटायर होना चाहता है फर्म से, तो हम इसका पूरा हिस्सा देके इसका नाम डीड से निकाल के बिजनेस को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं विदाउट निखिल, बराबर कि नहीं। तो मैंने फिर से क्या किया, अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस कर दिया। कैसे, 4 नाम, ओनर के नाम 4 थे 3 कर दिए, हिस्से 4 होते 3 कर दिए, उसका सॉरी हर्ष हाँ निखिल। तो यहाँ पे जो 4 हिस्से हो रहे थे अब वो 3 होंगे ना फिर से, क्यों, एक मार्क चलेगा ना, तो टोटल हिस्से 3 होंगे, क्या होंगे, पहले थे 4, अरे 4 हिस्से होते ना पहले, अरे शॉप का कुछ नहीं करना पड़ता, हम ओनरशिप बांट रहे हैं, ब्रांच अब 10 खोलना चलता, लेकिन मालक कितने हैं वो देखना पड़ता है यहाँ पे, समझा आपको क्लियर। अब 4 दुकान तीनों संभालेंगे, या फिर उसके हिस्से में कुछ दे देंगे उसको, भाई ले ले तेरा हिस्सा बेचकर, दुकान बेचकर तेरा हिस्सा देंगे देखो, समझा आपको क्लियर। उनका हिस्सा, जब कोई ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलते, क्या उसको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर जब रिटायर ना, तो उसका हिस्सा जितना बनता है वो हिसाब किताब करके हमको देना पड़ता है, इसकी भी अकाउंटिंग है तुमको,
हाँ, रिटायरमेंट ऑफ अकाउंट पार्टनर बोलते इसको, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। समझा आपको क्लियर? अब बताओ फिर से इनके रिश्ते में चेंजेस आए कि नहीं आए? पहले 4 रिश्ते थे, अब 3 रिश्ते होंगे। निखिल जो पहले मालक था, ओनर था, अब वो ओनर नहीं रहेगा, तो फिर अग्रीमेंट के अंदर चेंज आया। तो ये स्टेज ने क्या किया, ये स्टेज ने फिर से मजबूर कर दिया फर्म को कि फर्म अपना पार्टनरशिप को क्या करे, रिकंस्टिट्यूट करे। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका अकाउंटिंग पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा 12th में, अभी फिलहाल उसका नीड नहीं है। जैसे आपको रीजन बता रहा हूँ, रीजन। ओके क्लियर? हाँ बताओ क्या है? हाँ तो फिर रिटायरमेंट और एडमिशन 2 करनी पड़ेगी प्रोसेस। क्लियर? समझा क्या? अरे एक पार्टनर रिटायर करेंगे, न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे, और न्यू पार्टनर एडमिट करने के लिए बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए ना। अग्री तो हो सब पार्टनर्स। निखिल से बनती, जरूरी नहीं कि उसके बच्चे से बनेगी। पार्टनरशिप में नॉमिनी जो होता है, नॉमिनी होता है ना, वारिस, वो पार्टनर नहीं बन सकता, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। हेलो, समझा क्या आपको? क्लियर? हाँ, उसके लिए अग्रीमेंट करना पड़ेगा पहले से ही। वो डीड में पहले ही लिखा होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद मेरा नॉमिनी भी पार्टनर बन सकता है। अगर अब्सेंस है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है डीड में, तो उसका नॉमिनी पार्टनर नहीं बनता। रिटायरमेंट के बाद उसका हिस्सा दे दिया जाता है वापस। हाँ, लेकिन रीजंस चाहिए। चेंजेस भी तो पुराने अग्रीमेंट चेंज होगा, नया अग्रीमेंट आके नए सिरे से इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। एनी चेंजेस इन द अग्रीमेंट लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझा आपको क्लियर? हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है? हर साल, हर दिन कर। अरे भाई तेरे ऊपर है ना वो तो, लेकिन उतना तो हिसाब किताब करने के लिए फिर तेरे को खर्चे लगेंगे ना। बार बार अकाउंटिंग लगेगा, एरिया अकाउंटेंट लगेगा, सीए लगेगा, वकील लगेगा, क्योंकि हम पुराना अग्रीमेंट में कर रहे ही नहीं, हम नया अग्रीमेंट पेश कर रहे हैं फिर से। समझा आपको क्लियर? हमने पुराने अग्रीमेंट में कोई काटापीटी किया नहीं है, हमने नया अग्रीमेंट पर पेश किया रजिस्ट्रार के पास, वो रजिस्टर किया। समझा आपको क्लियर? बस ये स्टेज का टाइटल का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ आगे, यस, क्वेश्चन लेते एक बार। हाँ बोल। निखिल रिटायर हो गया, यस। क्यों लेना है उसके पार्टनर को वापस? बोल बोल, क्या बोला चाहता है? ये बोलते हैं एक पार्टनर रिटायर हो गया, अगर रिमेनिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग रिमेनिंग पार्टनर्स ने अगर उसको लिया नहीं, तो अबे लिया क्यों लेना है अभी उसको? वापस कैसे आएगा? फिर वो फिर से एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ओके, हाँ, तो उसके पास उसका हिस्सा दिया ना हमने, रिटायरमेंट को खाली छोड़ गया अपन ने। अरे अभी तक जितना दुकान में प्रॉपर्टी होगा ना, प्रॉपर्टी, उसका जितना हिस्सा है ना, रेशो, उसको उतना देना पड़ेगा। अगर 80 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर सपोज 80 लाख की प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, तो 20 लाख एक हिस्सा उसको मिलेगा, अगर उसका हिस्सा जितना है उसके हिसाब से। तुम क्वेश्चंस तो वैलिड क्या करूँ यार? अब बच्चे निकाल दिए तो क्या उसको खाली छोड़ेंगे क्या अपन? कुछ भी बोलते यार। वो अपने बच्चों के ऊपर निर्भर भी नहीं है ऐसे भी। पूछो क्यों? उसने कमा के रखा है ना अपना। ये जो पार्टनरशिप में उसने जिंदगी दी अपनी 50 साल, ये काहे के लिए दिया उसने? उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो वाया जाएगा। उसको जो पैसे अब बच्चे छीन लेंगे अगर, तो फिर वो तो उनको पता, भगवान भरोसे। चलो नेक्स्ट। हाँ, किसको क्वेश्चन लेने और बताइए इस पे? हैंड रेस करो। हाँ बोल।
तो बेटा वो भी रीजन है। नेक्स्ट, अभी आंदर रीजन, मैं रीजन खत्म कर दिया अभी तक नहीं। हाँ, थर्ड रीजन है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर इज also leads to reconstitution of partnership firm. उसके नॉमिनी को वारिस को नॉमिनी बोलते हैं या रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वारिस। अगर कोई पार्टनर्स है, उसमें से एक पार्टनर की डेथ होती है। क्या होती है? डेथ। तो डेथ होने के बाद भी हमको अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो ओल्ड जो डिसीज पार्टनर था, डिसीज पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पार्टनर की एग्जिस्टेंस नहीं रही, लॉ उसका वर्ड यूज करता है डिसीज पार्टनर। कोई डिकीज बोलता है, कोई डिसीज बोलता है। डिसीज पार्टनर लिखा किधर हूं मैं आपको? तो डिसीज पार्टनर का जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी, हेलो, उसके नाम पे उसके पास उसका हिस्सा देकर पार्टनरशिप से उसको मुक्त किया जाता है। यानी वो इस जिंदगी से भी मुक्त होता है तो पार्टनरशिप से भी मुक्त होता है। वहां पे रिश्ता टूट गया और फिर से हमको इस रीजन से हमको एग्रीमेंट के अंदर फिर से चेंजेस करने पड़ते हैं और नया एग्रीमेंट नए सिरे से फिर से रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर करना पड़ता है और ये स्टेज बन गई रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब अगर कोई वारिस नहीं रहता है तो उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा गवर्नमेंट के पास दिया जाता है। जिसका कोई नहीं उसका सरकार है। समझा? हाँ, तो जब तक नहीं पता चल रहा, आप चलाओ ना दुप्पल में काम। लॉ कानून की माता जो है ना वो अंधी है, ऐसे काली पट्टी बंदी होती है उनको, बराबर कि नहीं? तो माता जी को जब तक मालूम नहीं पड़ेगा तब तक वो चल रहा। ठीक है, क्लियर? लेकिन पता चलता है आपको कैसे? जब कोई पर्सन मरता है ना तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनता है। क्या बनता है? और आजकल तो ऑल इंटर ब्रांचेस आर इंटरकनेक्टेड। तो अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रार जो बैठा होगा वो डेथ सर्टिफिकेट देख लिया तो उसने कि है इसका बना हुआ, तो इसका मतलब है कि ये डिसीज पार्टनर है और डिसीज पार्टनर नहीं होता है। समझा? क्लियर? ओके, हाँ बोलिए। जरूरी तो है ना उसको ब्लड रिलेशन वाला नॉमिनी बनना। नॉमिनी आप बाय विल भी करते हो, विल यानी वसीयत। आप वसीयत बना के किसी और को, किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हो। ओके, क्लियर? समझा? जैसे इंटरनेट में कुत्ते को बनाया था नॉमिनी, फिर याद है ना आपको? तो इस तरीके से वसीयत में जो लिखा होता है वही होता है। जरूरी नहीं कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए। हाँ हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? दो पार्टनर से समझो। हाँ हाँ, फर्म बन गया सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो अब वो रिकंस्टिट्यूट नहीं हुआ, वो हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हेन टू पर्सन्स आर एंटर इनटू एन अग्रीमेंट एंड कंडक्ट सम लॉफुल बिजनेस एज अ पार्टनरशिप फर्म एंड अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन दैट बिजनेस, हेलो, एंड आफ्टर दैट वन पार्टनर डाइज, there is no reconstitution of partnership, it is a dissolution of partnership. Why? Because it become a sole trading concern now. समझा? अरे आ रहा क्या? जब दो पार्टनर थे, एक पार्टनर मर गया तो वो रिकंस्टिट्यूट नहीं लाया, वो बन गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोग चाहिए और वो फर्म कन्वर्ट हो गई कहां पे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यस, ऑल पार्टनर्स आर डाइज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दुकान बंद, पार्टनरशिप की दुकान बंद। पार्टनरशिप की दुकान बंद करने को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म। याद है आपको? पढ़ा था मैंने नाम। पार्टनरशिप की दुकान को बंद करने को नाम देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, आपको इसकी भी अकाउंटिंग है 12th में। हाँ, आपको 8 टॉपिक में से 6 या 5 टॉपिक तो आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग ही है, अलग अलग पर्पस के लिए। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है?
पहले प्रायोरिटी बच्चों को मिलेगा ना, कॉमन सेंस है। अरे गवर्नमेंट क्यों लेके जाएंगी भाई, वारिस है ना। चलो ओके, एक मिनट, पार्टनर ने क्वेश्चन है कि अगर सर पार्टनर ने मारा तो पार्टनर ने मारा तो सिविल केसेस में अगर बात करूं तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉरी डेथ ऑफ पार्टनर कहलाएगा जब तक प्रूफ नहीं होता। अगर प्रूफ हो गया वो कि वो क्रिमिनल है तो उसको क्रिमिनल एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी ऑफेंस होना होगा मिल जाएगा उसको पनिशमेंट। यहाँ पे सिविल एक्ट क्या काम करेगा, यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो काम करेगा कुछ, वो क्रिमिनल आईपीसी होता है, इंडियन पेनल कोड। क्रिमिनल एक्ट जो आता है आईपीसी, और सिविल के लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए। अब दो केसेस अलग अलग है, ये आप उसको मर्ज कैसे कर रहे हो। मैं अभी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग देखूं तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि इट इज अ रिकंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप, डाइज ऑफ पार्टनर हो गया, वो मृत्यु कैसे हुई उसकी, वो रीजन वो क्रिमिनल लॉ देखेगा, हमारा काम नहीं है वो। हाँ समझा आपको, क्लियर। आगे बढ़ू। हाँ क्वेश्चन क्या है। हाँ यस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक सेपरेट बॉडी कहलाएगी और प्राइवेट एक सेपरेट बॉडी कहलाएगी, पर वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा, वो एक अग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। बिजनेस है वो नहीं, उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। इट्स अ मॉडल बिजनेस, मतलब इट्स अ मॉडर्न बिजनेस मॉडल। वो आप पढ़ोगे, देखो ये ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल चल रहे हैं हमारे। मॉडर्न बिजनेस मॉडल में क्या आता है, ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग। जैसे आज गवर्नमेंट हर काम आउटसोर्स कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है प्राइवेटाइज। तो इस प्रोसेस को हम लोग प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हैं और यहाँ तो आउटसोर्सिंग बोल सकते हैं, पार्टनरशिप में नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप में क्या होता है, कॉमन इंडिविजुअल पर्सन्स मेक अ पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर पिक्चर, ओके गॉट इट। हाँ बोलिए। सॉरी एक मिनट लिख रहा था पहले, एक मिनट से ना होल्ड कीजिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ADMISSION, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये बन जाता है पहला रीजन। दूसरा बन जाता है रिटायरमेंट ऑफ RETI, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। न्यू नहीं होता है यहाँ पे, कोई तो भी ओल्ड पार्टनर हुआ ना, आप लिख दो एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्या बोलोगे आपको। तीसरा रीजन बन जाता है डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। अच्छा एक और बात सुनिए, अगर मैं अलग दूं डेथ ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो बताओ ऑल पार्टनर्स रिकंस्टिट्यूट कर सकते क्या, नहीं, वो ये स्टेज नहीं लाएगा, वो लाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या लाएगा वो, यहाँ पार्टनर है कोई तो भी एक या दो पार्टनर है, कम से कम दो लोग रहने चाहिए, कम से कम दो लोग रहने चाहिए। हाँ अगर तीन पार्टनर है, तीन में से दो लोग रिटायर हो रहे हैं तो भी ये बन जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ तो पार्टनरशिप तो खत्म हो गई ना, फिर वो बिजनेस का नेचर चेंज हो जाएगा, इट बिकम अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। हाँ समझा आपको, यानी कम से कम दो पार्टनर रहने चाहिए एग्जिस्टिंग, ये सब होने के बाद भी कम से कम दो, तब जाके वो बिजनेस कंटिन्यू चलना चाहिए। क्या चाहिए,
कंटिन्यू, एंड नहीं होना चाहिए। हेलो, एंड नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर, समझा आपको? नेक्स्ट है 4th नंबर, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर लीड्स टू रिकंस्टिट्यूट ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप। यस, अब सर अभी तो आपने कहा था कि रिजोल्यूशन यानी दुकान बंद करना होता है। बेटा यहाँ पे हम पार्टनरशिप नहीं खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे एक पार्टनर निकल रहा सिर्फ अपनी इच्छा से। सपोज क्या हुआ, 4 पार्टनर बने। कौन? हर्ष, निखिल, आवेश और सार्थक। ये 4 पार्टनर्स ने पार्टनरशिप में शुरू की बिजनेस। अब क्या हुआ, अब सार्थक की बन रही नहीं किससे भी। अब ना उसकी उम्र हो गई रिटायरमेंट की, ना ही वो मतलब प्रेजेंट है भगवान की तरह से यहाँ पे, डेथ भी नहीं हुई उसकी। अब उसको क्या करना है, उसको बन रही बिल्कुल नहीं है, रोज झगड़े हो रहे हैं रोज। तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि आप 14 दिन की नोटिस देकर बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर को 14 दिन की नोटिस देकर अपना हिस्सा लेके आप इजीली निकल सकते हो। इसको बोलते हैं सिंपल डिसोल्यूशन। क्या लोगे सम? यानी पार्टनरशिप में आना आसान है, तो पार्टनरशिप से निकलना भी आसान बना लो। पूछो क्यों? पूछो क्यों? ताकि ऐसा मन में ना आए कि अटक गए यार, और इससे कॉमन पीपल का फिर इस टाइप के बिजनेस से इंटरेस्ट निकल जाएगा ना, तो निकलना नहीं चाहिए। इसलिए लॉ ने सिंपल प्रोविजन बनाई कि 14 दिन की नोटिस दो, किसको? रिमेनिंग पार्टनर्स को, और निकल जाओ, नहीं बन रहा तो आपस में। हाँ बोलिए। नहीं, आप निकाह, उसके लिए फिर रिमेनिंग ऑल पार्टनर का कंसेंट चाहिए, एग्जिस्टिंग। हाँ, वो निकल जाएगा फिर। ओके, क्लियर, समझा आपको? अरे आ रहा क्या समझ में आपको? अरे आ रहा क्या? तो यानी क्या सीखा, ये चौथा रीजन जो है इसमें हमने एक पार्टनर को निकाला, सारे पार्टनर नहीं निकले। हाँ, सारे पार्टनर अगर निकल सकते हैं तो दुकान ही बंद जाएगी, और जब दुकान ही बंद होगी तो वो रिकंस्टिट्यूट नहीं कहलाएगा। यहां पे दुकान कंटिन्यू चलेगी, सिर्फ एक पार्टनर निकल रहा है, एक पार्टनर। देखो समझ में आ रहा है? क्लियर? तो तब भी ये स्टेज बन जाएगी रिकंस्टिट्यूट, क्योंकि मुझे फिर से अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस करके नया अग्रीमेंट बना के नए सिरे से रजिस्टर करना पड़ेगा। तुम क्रिमिनल लायबिलिटी मेरे यहाँ पे क्यों लाते हो? सिविल की केस लाओ ना, मैं आपको सिविल लॉ पढ़ाने आया हूँ, क्रिमिनल लॉ नहीं। क्रिमिनल लॉ में चोरी का क्या है वो आईपीसी बताएगा, मैं आपको आईपीसी पढ़ाने आया क्या? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सिविल के अंदर आती है। चोरी का केस यहाँ पे क्या लग रहा है यार, कुछ भी बोलते हो। हाँ बोलो, एक मिनट। अरे तो बढ़ने देंगे तो पढ़ाऊंगा ना यार, तो क्वेश्चन तो वैलिड क्या करो ना यार। तो पहली बात तो सिविल के केस लाओ, क्रिमिनल केसेस मत लाओ, मर्डर किया तो, चोरी किया तो। वैलिड क्वेश्चन लो यार, वो आईपीसी तय करता है। कौन होता है? आईपीसी, वो पार्टनरशिप एक्ट नहीं तय करता, इंडियन पेनल कोड। हाँ बोल, क्या मैं फ्री में काम करूंगा क्या? गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस लेंगी ना, तभी तो बार बार नहीं पुड़ता ना ये करना। लॉ की हर प्रोसेस एक्सपेंसिव होती, क्या होती है? और लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग, याद आता है ये सभी को। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ हाँ बोल, क्वेश्चन क्या है? ऑल पार्टनर आर डिसॉल्व, सो इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जगह वही वो, बट पार्टनरशिप टाइप तो मिट गया ना, खत्म हो गया ना। देखो एक बात सुन लो, हमेशा रिकंस्टिट्यूट कब होगा? जब किसी पार्टनर के इफेक्ट से, एक के मूवमेंट से बिजनेस कंटिन्यू हुआ और अग्रीमेंट का चेंजेस हुआ, तो उसको बनेगी रिकंस्टिट्यूशन। ये कंडीशन आप देखो जो भी पढ़ाया मैंने आपको, इसमें बिजनेस कंटिन्यू चला है, रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने बिजनेस कंटिन्यू चलाया हुआ है। समझा आपको? क्लियर? अब अगर लिखा हुआ ना डिसोल्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, हेलो
तो डिसोल्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर अगर रहा क्वेश्चन में लिखा रहा, तो बताओ ये कौन सी स्टेज लाएगा? यस, यहां पर दुकान ही खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। चारों की नहीं बन रही आपस में, चारों की नहीं बन रही, चारों बोलते दुकान नहीं बंद करो, चल यही दलिंदर है, अज्यूम करो ऐसा, तो फिर क्या होगा? तो ये रिकंस्टिट्यूट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। Dissolution of partner leads to reconstitution of partnership, but dissolution of all partners leads to dissolution of partnership form. समझा क्या आपको? क्लियर? दोनों में अंतर क्या है मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। ओके, हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या था आपका? अब बोलो क्वेश्चन। देखो मैं आपसे पूछूंगा, नहीं सुना तो हाँ बोलो। देखो सुनो मेरी बात, एक बार पार्टनर निकल जाता है, क्वेश्चन क्या है सुना आपने? क्वेश्चन ये है कि अगर सर सपोज रिटायर पार्टनर वापस आना चाहता है, तो क्या गुडविल के पैसे उसको फिर से देने पड़ेंगे क्या? मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो रिटायर वाला पार्टनर नहीं कहलाएगा, वो खत्म हो गया उसका टाइटल वहीं पे, वो एक कॉमन पीपल है। कौन है अभी वो? तो वो जो कहलाएगा वो एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कहलाएगा। तो जो प्रोसेस एडमिशन की होती है वही प्रोसेस उसके लिए भी अप्लीकेबल होंगी। एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर रिटायर वो चाहते हैं कि गुडविल का पैसा दे तो देंगे, नहीं चाहते नहीं देंगे, वो तो उनके ऊपर है। वहां पे लॉ ने तुमको कोई बाउंडेशन नहीं दिया है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज अ पर्सनल रिलेशन, उनका काम बनता है वो। अब एक बार वो निकल गया ना तो वो पार्टनर नहीं रहा। अब पार्टनर नहीं रहा तो उसकी गुडविल कमाई हुई चीज को हमने दी थी वापस। तो क्यों? जब कोई रिटायर पार्टनर होता है ना तो उसको सिर्फ उसके हिस्से का पैसा नहीं मिलता, उससे गुडविल का वैल्यूएशन निकाल के भी उसी वक्त उसको पैसा दिया जाता है। तो जब वापस आएंगे तो उस समय की क्या गुडविल रहेगी उसकी वैल्यूएशन निकाल के हम लोग उससे पैसा लेते हैं। समझा आपको? क्लियर? क्योंकि रिटायर पार्टनर में से उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको नहीं मिला, जो फर्म की गुडविल चल रही है ना अभी, उस गुडविल का पैसा भी निकाल के देना पड़ता है। अरे आ रहा क्या समझ में आपको? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज नॉट विजिबल बट इट कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ मनी। मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, याद करो। हाँ बोलिए क्वेश्चन क्या है? और डन? आगे बढ़ू? पक्का? हाँ अब नेक्स्ट है फिफ्थ रीजन। लिखो ये सब रीजंस है जो क्या लाते हैं, बोलो। यस, हाँ इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर, नॉट ऑल पार्टनर्स। पार्टनर इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है बताऊं? सुनो, इंसॉल्वेंट यानी होते कंगाल ना, कंगाल। whenever the liability of external liability of person, when the external liability of any person is more than its assets, its personal assets, then he or she is declared as a insolvent, कंगाल। जब भी किसी पर्सन का कर्जा, बाहर का कर्जा इतना बढ़ जाता है कि he is unable to pay the full amount of external liability, then he declare himself as an insolvent and he surrender himself to court. I am insolvent, and that the court appoint one vakil, one lawyer, and then lawyer prepare the statement known as statement of affairs, and that statement indicate that he or she is insolvent or not. समझा कुछ? जब भी किसी का कर्जा इतना बढ़ गया कि उसकी एसेट बेचने के बाद भी उसका कर्जा मुक्त नहीं होगा, तो तब वो अपने आप को कंगाल कहलाता है, दिवाला। मेरा दिवाला निकल गया, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं उसको? तो इस कंडीशन में वो अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करता है, और कोर्ट में सरेंडर करने के बाद कोर्ट बोलती है कि तू कंगाल हो गया है, रुक पहले हम देखे, अगर कंगाल हो गया है तो हम बीच में आएंगे, नहीं हुआ है तो तू अपना कर्जा खुद चुका रहता ना, तो चल। तो वकील एक गवर्नमेंट वकील हायर करती है, वो देखती है, बोलती जा इसकी प्रॉपर्टी भी देख, इसका बाहर कर्जा देख, पूरा कर्जा। अगर सच में कंगाल है ये लग रहा, तो फिर हम अपने हिसाब से पेमेंट करेंगे सबकी लॉफुली, और अगर नहीं कंगाल नहीं है तो फिर ये खुद ही करेगा पेमेंट, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे फिर।
तो फिर वकील पूरी एसेट्स देखते कि एसेट है 50 लाख की, कर्जा है 80 लाख का, तो फिर वो कोर्ट में वकील कहता है कि यस देयर इज अ डेफिशिएंसी इन एसेट्स, कमी है एसेट्स में, क्या है? तो फिर वकील कोर्ट सबको बुलाती, क्रेडिटर्स को, कर्जदारों को, और इसके कर्जदार, फिर इसके अपने मुताबिक पेमेंट करती, पूरी नहीं करती, जितनी एसेट है उस हिसाब से प्रपोर्शन बना के पेमेंट करती है। समझा आपको क्लियर? अब कर्जदार बोलेंगे हमारे पेमेंट तुमने क्या को दिया, फिर कंगाल पार्टी को ऐसे देख के देना चाहिए, तुम्हारी गलती, हम दे रहे हैं तुमको इन्वॉल्व करके, इसको तुम मार सकते नहीं अभी लीगली, ना ही तुम इसको हाथ ला सकते, क्योंकि अभी कानूनी कार्रवाई क्या अंडर में आ गया। समझ में आ रहा है आपको? आप ऑफेंस आईपीसी का कोई भी थ्रेटन नहीं कर सकते हो। अरे आ रहा क्या क्लियर तुमको? तो इस तरीके से कोई पार्टनर के इंस्टॉलमेंट, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी कोर्ट बोलती है हमको दो, तो जो पार्टनरशिप फर्म में से जो उसका हिस्सा आएगा ना, कोर्ट हमको आदेश देंगी रिमेनिंग पार्टनर को उसका हिस्सा बेचो और जितना भी इसका बन रहा है हिस्सा हमको दो, हमको इसके कर्जदारों को पेमेंट करना है। तो तब भी फिर अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस करके उस पार्टनर को, इंस्टॉलमेंट पार्टनर को निकालना पड़ेगा, और फिर ये स्टेज बन गई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसको एग्जांपल दे रहा हूं, समझो क्या हुआ। इंडिया के अंदर हॉर्स रेस खेलना लीगल है, आपको पता होना चाहिए। हॉर्स रेस, बाकी सट्टे अलाउड नहीं है, हॉर्स रेस चलते हैं इंडिया के अंदर, लीगल है। अब हुआ क्या, सुन लीजिए, क्या हुआ, सार्थक, आवेश, और निखिल, और चौथा कौन है, हर्ष, इन चारों ने दुकान खोली पार्टनरशिप की सन ट्रेडर्स के नाम से। ओके हाँ, फर्म का नाम न्यू पार्टनर के आने से जरूरी नहीं कि फर्म का नाम चेंज है, कभी कभी रिमेनिंग पार्टनर वही नाम होते, क्योंकि गुडविल वो नाम से बनी हुई है, इसलिए हम गुडविल अफेक्ट नहीं करेंगे। सन ट्रेडर्स के नाम से दुकान चालू की। क्लियर? समझा अच्छे से आपको? लास्ट 2 मिनट है, छुट्टी फिर सुनो, यहां पे ध्यान दो। हाँ, अब हुआ यहां पे क्या, कौन बाकी है? ले लू कोई। अब आवेश ने क्या किया, आवेश ने एक दिन रात को बैठा प्रथम के साथ, और प्रथम ने उसे उकसाया, अरे आवेश तुम मालूम है क्या, हॉर्स रेस में ना बहुत पैसे हैं, और घड़ी ने 15 लाख रुपए का सट्टा लगाया। अब 15 लाख रुपए सट्टा लगाया हॉर्स पे, वो बेचारा घोड़ा जीता ही नहीं, गए 15 लाख रुपए पानी में। अब वहां से हॉर्स रेस वाले एजेंसी जो करते हैं रेसिंग, वहां से उनको कॉल आ रही, प्लीज यू हैव टू पे 15 लाख। ये गाड़ी को नींद नहीं आई, 15 लाख है ही नहीं मेरे पास। अब इसने जो पार्टनरशिप में दुकान लगाई थी, इसकी आज की तारीख में हिस्सा नहीं में लगभग 5 लाख या 6 लाख का होगा, चलो 8 लाख का गिन के 5 to 8 लाख का इसका पर हिस्सा होगा आवेश का। क्या मेरी बात सुना रहा है? यानी अब ये अपने आप को समझ चुका था कि मैं तो होगा कंगाल भैया, 15 लाख देना बाकी है उसको, हॉर्स रेस वालों को है नहीं, अपनी पर्सनल एसेट भी बेचा तो 2-3 लाख का घर निकल जाएगा, और 8-10 लाख रुपए दुकान से निकल जाएगी मेरे हिस्से की, फिर भी मैं अनेबल हूँ फुल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। उसने कर दिया अपने आप को कोर्ट में हवाले, मैं कंगाल हो गया हूँ, हाथ ऊपर है मेरे। अब जज ने बोला सही में कंगाल है, बोला हाँ। उसको वकील दिया शिवांग गवर्नमेंट लॉयर था, बंगाल को गवर्नमेंट देती है, और शिवांग को जज ने बोला कि देखो रे, वो ये क्लाइंट आवेश जो है, इसको सच में ये कंगाल हुआ क्या? तो ये बाहर से पूछवा के आया, हमारे पास आया, इनके रिमेनिंग पार्टनर के पास आया, बोला पार्टनरशिप में हिस्सा कितना है, वैल्यूएशन का है तो 8 से 10 लाख, 8 निकल रही है, 3-4 लाख घर के बेच के, यानी 10-11 लाख से ऊपर नहीं है। कर्जा कितना है? 15 लाख, ऐसे कितनी है? 10-11 लाख की, यानी सही में कंगाल हो गया है। अब क्या हुआ है सुन लीजिए, अब यहाँ पे कंगाल होने की वजह से क्या होता है, अब शिवांग ने एक स्टेटमेंट सबमिट की, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में कहाँ है, और मेरा सेशन इसके ऊपर इंस्टॉलमेंसी के ऊपर यूट्यूब पे है 2 या 3, आप देख लेना लगे तो, टाइम मिला तो आपको। तो अब जैसे ही वो हॉर्स रेस वाली एजेंसीज कंपनी जो थी वो गई कहां पे, कोर्ट में, कि हमारा कर्जा है 15 लाख का कर्जा लगा हुआ, लीगल है ये लेना, क्या है हमारा, लीगल है।
हॉर्स रेस लीगल है इंडिया के अंदर। तो कोर्ट ने आदेश किया, जज ने आदेश किया शिवांग को कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी सील करो और बेचकर ये हॉर्स रेस वालों को जितना बनता है पेमेंट करो। तो अब शिवांग आया पार्टनरशिप फॉर्म में, रिमेनिंग पार्टनर्स में, बोला ये आवेश तुम्हारा पार्टनर था ना, बोला हाँ दिख रहा नहीं 3-4 दिन से, बोला नहीं कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसको निकालो पार्टनरशिप से, उसका जितना हिस्सा बन रहा है दो मेरे को हॉर्स रेस वाले उसके क्रेडिटर को देना है पेमेंट। तो बताओ अब वो इंस्टॉलमेंट वाले पार्टनर को निकाल के उसका हिस्सा कोर्ट को देना पड़ेगा कि नहीं हमको? तो वो बताओ फिर से अग्रीमेंट के अंदर चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ? बन गया रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप। एक होता है चेंज इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, लास्ट वो आप लिख लो, मैं देखता हूँ कल वो सुनूंगा ना, तो कल मैं डायरेक्ट नए टॉपिक में आऊंगा। वो कौन सा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, इट मीन्स ऑन नेक्स्ट सेशन। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ये टॉपिक बड़ा था, मुझे पता था एक